जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी व्हाइट हाउस ने H-1B वीजा के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि अमेरिकियों और भारतीयों के साथ-साथ भारतीय परिवारों और भारतीय शहरी शहरों में भी घबराहट फैल गई है। यह स्पष्टीकरण उसके नाम पर दिया गया था, तो इस स्पष्टीकरण के संबंध में यह कोई समस्या नहीं है, यह एक गलती है। मुख्य समस्या वही है, यानी मुख्य समस्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि जब मैंने अमेरिकी आईटी उद्योग से बात की और वहां व्यापार किया और H-1B वीजा धारकों से बात की, तो मुझे समझ आया कि समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। समस्या वही है, तो यही स्पष्टता है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से कैसे समझा सकता हूं? इसी तरह भारतीय अखबारों में, यानी आज प्रकाशित अखबारों में, क्योंकि हर जगह अखबारों में यही बात है। बात यह है कि भारतीय शहर घबरा गए हैं। यही मैंने कहा, भारतीय शहरी जीवन मूल रूप से अमेरिका पर निर्भर है। यही मैंने कई बार कहा है। यही यह संघ परिवार कह रहा है। वो समझते हैं कि इसका असर उनके परिवारों, उनके बच्चों, उनके रिश्तेदारों और अमेरिका में H-1B वीजा धारकों पर पड़ा है। अमेरिकी सरकार का स्पष्टीकरण क्या है? व्हाइट हाउस ने क्या दिया है? सबसे पहले वे कहते हैं कि यह लगभग 90 लाख रुपए का एकमुश्त शुल्क है, जिसका अर्थ अमेरिकी मुद्रा में $1 लाख है। यह एकमुश्त है। इस एकमुश्त शुल्क का भुगतान किसे करना चाहिए? कंपनी को इसका भुगतान करना चाहिए। कितने लोग? लगभग 7.5 लाख है। अमेरिका में काम करने वाले 72% H-1B वीजा धारक भारतीय है। यह लगभग 7.5 लाख आता है। यदि आप कुछ आंकड़ों को देखें तो कई लोग धोखाधड़ी और गबन कर रहे हैं और यह 10 लाख से अधिक है। यही है, आपको समझना चाहिए कि यह नवीनीकरण हर 3 साल में नवीनीकृत होना चाहिए। फिर यह कंपनियां उन्हें एक पत्र देकर इस घटना को नवीनीकृत कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में एक भाषण दिया था, आपने वह जरूर सुना होगा, क्योंकि H-1B वीजा धारकों के पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्हें इसे नवीनीकृत करने के लिए भारत आना पड़ता था। अब वे इसे वही नवीनीकृत कर सकते हैं। वे उस चीज को हटाने वाले हैं और उन्हें भारत आकर इसे नवीनीकृत करना होगा। जब वे भारत आते हैं और इसे नवीनीकृत करते हैं, तो आप जानते हैं, अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन की नियुक्ति मिलने में लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं। यह मूर्खता है। मूर्खता एक एक करके कही जा रही है। मूल रूप से मोदी ने उस समय जो कहा वह पूरी तरह से झूठ था। H-3 वीजा के मुद्दे पर ट्रंप के साथ कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। यही मैंने पहले कहा था जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, यानी पहली बार दूसरी बार। यह सवाल जनवरी में उठा था। उस समय ट्रंप ने कहा कि वह भारतीयों के साथ अच्छे संबंध रखने जा रहे हैं। हम भारतीयों के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह मुद्दा उनके मतभेद के बाद सामने आया। इसका कारण भारत अमेरिका संबंध है। दूसरी बात यह है कि जब कंपनी रिन्यू करती है कि उन्हें अब इसे रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वरना अमेरिका इन आईटी कंपनियों का क्या करेगा? वो उनसे ज्यादा टैक्स वसूलेगा। फिर कंपनी धीरे धीरे उन्हें बताती है कि उन्हें इसे रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कहीं और नौकरी खोज लो और कहीं और नौकरी ढूंढते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि यह नया H-1B वीजा है, क्योंकि पुरानी कंपनी का वीजा रिन्यू नहीं हुआ है। जब वो अप्लाई करते हैं तो वो नया होता है। कौन सी कंपनी 1 करोड़ रुपया देगी? मैं यही कह रहा हूं। इस संख्या का लगभग आधा, लगभग 3,000 से 350,000 लोग इस जनवरी तक वापस आ जाएंगे। मैं सही कह रहा था कि वो आगे कहां जाएंगे? यानी ये समझ लीजिए कि अमेरिकी सपना खत्म हो गया है। H-1B प्रोजेक्ट नाम की चीज खत्म हो गई है। यही देखने वाली बात है। भले ही सभी प्रोग्राम रिन्यू हो रहे हैं और प्रोग्राम लागू हो रहा है, लेकिन इस चीज का रिन्यू नहीं हो रहा है। यह तभी टिक सकता है जब इसका रिन्यू हो। तो इसे समझ लीजिए, उसकी पत्नी वहां होगी, बच्चा अमेरिका में पैदा होगा, शायद भारत में ये सब चीजें यानी रिश्ते नाते, गाने बजाने बंद हो रहे हैं और वो वहां से लौट रहे हैं। यही यहां मोदी सरकार के लोग कह रहे हैं। अब उनका पुनर्वास कहां होगा? अहम सवाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई छूट गई, ये सब छूट गया, वो इसी के साथ वापस आ रहे हैं। कुछ लोग वहां 10 से 12 साल से भी रह रहे हैं इसमें, जिसे छूट मिलने की संभावना है। वो इस टेक कंपनी में बहुत सीनियर है। जो विशेषज्ञ बहुत अहम काम करते हैं उन्हें ही देखा जाएगा। सिर्फ उन्हें ही राशि दी जाएगी, क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है, व्हाइट हाउस का बयान आया है।
पिछले साल 40 अमेरिकियों की छंटनी हुई थी और फिर H1B वीजा धारकों की छंटनी हुई। फिर कई कंपनियों को इसी तरह की वीजा मंजूरियां दी गईं। इसे धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। पिछले महीने ट्रंप और टेक कंपनी के बीच हुई बैठक में इसी बात पर सहमति बनी थी। यही सब कुछ बदल सकता है। ये टेक कंपनियां इस बात पर सहमत हो गई हैं कि ये काम अमेरिकियों द्वारा घरेलू स्तर पर किया जाएगा। कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी। फिर अगला सवाल यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों यानी नर्सों के लिए यह कैसा होगा, भले ही उन्हें यकीन हो। अगला सवाल आपसे है, यानी अमेरिका इन डॉक्टरों की कमी पैदा करने पर सहमत नहीं होगा क्योंकि इससे अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र पर असर पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय डॉक्टर और मलयालम नर्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे इसे तुरंत नहीं उठाएंगे, बल्कि अगले। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पढ़ने वाले डॉक्टर हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स, बल्कि पीजी की पढ़ाई करने जाते हैं, उन्हें वहां नौकरी नहीं मिल सकती। यही मतलब है, आपको यह समझना चाहिए H1B परियोजनाएं वास्तव में कैसे काम करती है, इसे समझे। यह दिलचस्प है। वह घटना, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं। लगभग 3 लाख भारतीय छात्र अमेरिका जाते हैं। इसका लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है, एक पूर्णांक में आंकड़े के रूप में। वे वहां फिर दूसरे वर्ष काम कर सकते हैं। जब वे इस कोर्स से स्नातक होंगे तो कई कंपनियां उन्हें कैंपस से ही भर्ती करेंगी। जब ये कंपनियां उन्हें नौकरी पर रखेंगी तो वे अपना कर्ज चुकाएंगे। यह बहुत बड़ा कर्ज होगा। वे अपने माता पिता के घर वगैरह पर कर्ज लेते हैं। फिर यह कर्ज चुकाना शुरू होगा। फिर वे लगभग 6-7 साल काम करेंगे। उस दौरान उनके खर्चे पूरे होंगे। उस दौरान उनकी शादी होगी और दूसरे कार्यक्रम होंगे। अगर उनके बच्चे होंगे तो उनका कर्ज चुका दिया जाएगा। फिर 1-2 बार परिवार का मिलन होगा। माता पिता वहां जाएंगे और वे यहां आएंगे। यह सब होगा। यह चीज गायब हो जाएगी। यानी अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद, चाहे वह इंजीनियरिंग हो या टेक्नोलॉजी या मेडिकल स्कूल या मास्टर्स, वे करने के बाद सीधे भारत आएंगे। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि भारत में वेतन नहीं है। वे यह कर्ज नहीं चुका सकते। मैं समावेशी डॉक्टरों की बात कर रहा हूं। वहां मास्टर्स कर रहे डॉक्टर के लिए अमेरिका में अच्छा वेतन है। अमेरिका और भारत में यही बड़ा अंतर है। वेतन अच्छा है और पैकेज भी अच्छा है। जब वो वापस आते हैं तो कौन से अस्पताल में बिना अनुभव वाले लोगों को अच्छी तनख्वाह दी जाती है? सिर्फ कुछ अनुभव और प्रतिष्ठा वाले डॉक्टर या जो इस तकनीक के विशेषज्ञ हैं, उन्हें ही अच्छी तनख्वाह दी जाती है। आपको बस अच्छी तनख्वाह मिलती है, बाकी तो एक शुरुआती के रूप में है। मैं यही कह रहा हूं। पूरे H1B प्रोजेक्ट ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही असली मुद्दा है। आपको यही समझने और देखने की जरूरत है। ट्रंप ने यही मारा है। मैं यही कह रहा हूं। यही मोदी की भूल है। यह घटना इस टैरिफ जैसी ही है। एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे समझने की जरूरत है। H1B वीजा धारक भारत को सालाना लगभग 200 अरब डॉलर भेजते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। तकनीक के संदर्भ में यह तकनीक और आईई से जुड़ा है। भारतीय जीडीपी का प्रतिशत जीडीपी का 8% है। यह धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब यह घटेगा तो यह भारत के विकास को प्रभावित करेगा। यह भारत की विदेशी मुद्रा को प्रभावित करेगा। मैं यही कह रहा हूं। यह एक मुद्दा नहीं है, यह कई मुद्दे हैं। हम इसका सामना करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक साधारण H1B वीजा नहीं है। हम इतने सारे लोगों को नौकरी कैसे दे सकते हैं? लगभग 3 लाख लोग वापस लौटते हैं, यानी स्नातक या स्नातकोत्तर के बाद। हो सकता है अंदर के 10 या 20 हजार लोगों को कहीं और नौकरी मिल जाए। बाकी लोगों को ये नौकरियां कहां से मिलेंगी? क्या हम इन डॉक्टरों को इस पैकेज में नौकरी दे सकते हैं? यही मुद्दा है। हमें मूल रूप से इसे बहुत दूरदर्शिता और दूरदर्शी सोच के साथ परिकलित करने की आवश्यकता है। यही असली मुद्दा है। तो मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस संतुष्ट नहीं है। मूल रूप से यह प्रतिबंध जारी है। यह अचानक नहीं किया जा रहा है। यह अचानक नहीं कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने उन कंपनियों को स्थिर होने का समय दिया है, यानी नवीनीकरण। जब ऐसा होगा तो इसका बहुत असर होगा। इसी तरह उन्होंने विश्वविद्यालयों में लोगों को कैसे निकाला? लोग यहां छुट्टियां मनाने आए थे और उन्हें वापस जाना पड़ा। ये सारी घटनाएं ऐसे ही हो रही है।
एक तरफ मैं समझ सकता हूं कि अमेरिका में भारतीय समुदाय घबरा गया। अचानक बहुत चीख पुकार मच गई। बहुत से लोग, बहुत से मलयाली अपने बच्चों को गोद में लिए यहां आ रहे हैं। मैं एक दो परिवारों को जानता हूं। जब मैंने लोगों से बात की तो पति को H1B वीजा मिल गया। पति वहां गया और अपनी पत्नी के लिए दूसरी कंपनी साइन कर ली। वे वहां गए और उनका एक बच्चा हुआ। फिर यहाँ की सारी संपत्ति बेच दी। बैंगलोर में एक घर था वगैरह, और वो सब यही बेच दिया। अचानक पति पत्नी को नौकरी कहां मिलेगी? उस सैलरी पैकेज से यहां नौकरी कहां मिलेगी? मैं यही कह रहा हूं, ये भारतीय कूटनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये वही बेवकूफ और मूर्ख लोग हैं जिन्होंने इस सरकार को ट्रंप पर वार करने की सलाह दी थी। यहाँ के सारे बेवकूफ लोग एक साथ हैं। उन्होंने अब ट्रंप को हराया और अब उन्होंने उन्हें हराया। ट्रंप ने 5 बार फोन किया और मोदी ने फोन नहीं उठाया। क्या अब आपको समझ आया कि किसे झटका लगा? यानी ट्रंप को झटका लगा या मोदी को झटका लगा? भारतीय शहरी वर्ग को झटका लगा? क्या आपको समझ आया कि किसे झटका लगा? एक ही घटना है। ये पहले दिन से ही है। मैं कह रहा हूं, ये गलत है। ये दिशाहीन प्रवृत्ति है। चीन के पास जाकर गले लगने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यूरोपीय देश भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो हम क्या करेंगे? यानी हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको नीति बदलनी है और बातें बनानी है और ट्रंप के पैर पकड़ने हैं, तो आपको उनके पैर पकड़ने होंगे और 100 चालें चलनी होंगी। दूसरी बात यह है कि यह सिर्फ मोदी को प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं है। यह भारतीयों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इसका जवाब यह है कि मैं आपको इससे जुड़ी एक और बात बताता हूं। मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, वो ये कि भारत सरकार, मोदी, अमेरिकी सरकार टैरिफ को लेकर यह लगभग तय होने वाला है। क्योंकि भारतीय आर्थिक सलाहकार पहले ही कह चुके हैं, मैंने वही दर कही जो मैंने कही थी। लगभग 12 से 13% अमेरिकी टैरिफ भारतीय उत्पाद के ऊपर होगा। अगर हम यूनिटरी टैरिफ कहते हैं तो यह नवंबर तक तय हो जाएगा। नवंबर क्यों? क्योंकि इन तेल ठेकेदारों को रूस से शिपमेंट और जहाजों के भुगतान के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि नवंबर में यह लगभग तय हो जाएगा। मोदी सरकार की विदेश नीति असफल रही है। वह रूसियों से बात कर सकता था और चीजों को ठीक कर सकता था। भारतीय बाजार ऐसे नहीं गिरेगा। यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। आप वास्तव में भारत को नहीं समझते। आप भारतीय लोगों को नहीं समझते। समझ लीजिए कि मोदी ने भारतीय शहरी वर्ग को सत्ता में ला दिया है। यही वह शहरी वर्ग है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सिर दे दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कारण है। यानी हमें इसका अनुभव करना होगा।